नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का काइंडनेस एक्ट फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के स्टैटिक जीके का रिवीजन करवाने जा रहा हूं। यकीनन आज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस पड़ता है इसी टाइम। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस इसी टाइम होता है। दोस्तों, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की अगर बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। ये नरेंद्र नाथ दत्त है एवं उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस के गुरु का नाम है। दोस्तों, अपने गुरु के नाम से ही स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब किए थे? ये 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे। और ये कहाँ पर है दोस्तों? रामकृष्ण मिशन जो जिसकी स्थापना किए थे, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। दोस्तों, इन्हीं से एक बात हमें और ये जाननी चाहिए जरूर से जरूर कि शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया था। विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ये दोस्तों कब हुआ था? ये 1893 में हुआ था। इसमें ही उन्होंने जब अपना स्पीच स्टार्ट किया था, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों वर्ड से, सेंटेंस से स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी प्रसिद्धि उन्हें मिली थी उनके इस स्पीच से। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर राष्ट्रीय युवा दिवस आता है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 डेट को ही पड़ता है, पर कब पड़ता है? ये 12 अगस्त को पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी पड़ता है। विश्व हाथी दिवस भी पड़ता है। विश्व हाथी दिवस जैसे ही आए, आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था। तो 1992 में ये हाथी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको ये याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन हुआ कि किस संगठन में अंतिम देश कब शामिल हुए? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे सार्क संगठन हो गया, और फिर ब्रिक्स संगठन हो गया, और ये संघाई संगठन हो गया। तो इनमें कौन सा देश अंतिम देश कब शामिल हुआ था? सार्क में 8 कंट्री हैं, ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं, संघाई में 8 हैं। अब इसमें 8वां जो मेंबर जुड़ा था वो अफगानिस्तान है। और ये कब जुड़ा था? ये 2007 में। ऐसे ही ब्रिक्स में लास्ट ये इंडिकेट करता है, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। और ये कब हुआ था? ये 2010 में। ऐसे ही अगर संघाई की पूछे, संघाई में एक साथ इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुए थे। ये कब हुए थे? 2017 में। और ये दोस्तों, जो संघाई का ये सम्मेलन हुआ था कजाकिस्तान में, वहाँ पर
कजाकिस्तान के अस्ताना जो उसकी राजधानी थी वहाँ पर, दोस्तों मैं यहाँ बोला कि कजाकिस्तान की जो राजधानी थी अस्ताना, वहाँ पर ये बैठक हुई थी। उसी में इंडिया और पाकिस्तान संघाई में शामिल हुए थे। लेकिन दोस्तों अब इसकी अगर राजधानी पूछा जाए तो इसकी प्रेजेंट टाइम की राजधानी ये है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान के बारे में आपको एक चीज़ और हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कजाकिस्तान है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, यानी रुद्ध स्थल देश है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सारी चीज़ें याद रखने लेनी चाहिए। इसे ऐसे भी याद रखिए HBS, आप हल्का सा बस वो बना लीजिए अपने माइंड में। ये सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, संघाई हो गया, ये 2007 में, 2010 में, 2017 में ये जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है और ये क्यों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था और किस लिए हुआ था? दोस्तों सबसे पहले जानते हैं किस लिए हुआ था। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। ये ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। आखिर ये सुरक्षा से क्यों सुरक्षा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों क्या है, ओजोन परत ये काफ़ी पतला होता चला जा रहा है और साथ में यहाँ कहीं कहीं पर ये छेद भी होता जा रहा है। तो इसकी सुरक्षा हम लोग कैसे कर पाएंगे? इसकी सुरक्षा जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए जो जिम्मेदार पदार्थ है उसका उत्पादन को कम करके हम लोग ओजोन परत की सुरक्षा कर सकते हैं। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात आती है, ये कब हुआ था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को ये हुआ था। और ये जो मॉन्ट्रियल है दोस्तों, ये कनाडा का एक शहर है, उसी में ये हुआ था, इसीलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बोला जाता है। 16 सितंबर से दोस्तों ये आपको ओजोन परत से संबंधित है, इसलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस होता है। अब यही दोस्तों अगर ओजोन की बात किया जाए, टोटल केवल ओजोन की बात किया जाए कि ये जो ओजोन परत है ये दोस्तों ये समताप मंडल में ये पाई जाती है। समताप मंडल दोस्तों क्या है ना, ये 18 से 50 किलोमीटर पृथ्वी से ये ऊंचाई है, 18 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी में दोस्तों 32 से 50 किलोमीटर के रेंज में ये ओजोन परत पाई जाती है। ये के रेंज में ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो है ओजोन परत, इसमें छेद कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसमें पृथ्वी के नॉर्थ पोल साइड में जहाँ अंटार्कटिका पड़ता है, अंटार्कटिका के ऊपर ये इसमें छेद हुआ है। और उस छेद के बारे में सबसे पहले कौन पता लगाया था? ये ओजोन परत के छेद की बात हो रही है दोस्तों। तो ये 3 वैज्ञानिक हैं, एक फोरमैन और एक गार्डिनर और दूसरे हैं ये चैप्किन। ये सभी दोस्तों ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ओजोन परत में जो छेद हुआ है उसके बारे में पता लगाया था। आप इसे ऐसे याद रख लीजिए कि कोई वहां पर अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर यानी ओजोन परत जहां छेद हुआ है वहां पर कोई गार्ड बैठा था, कोई एक आदमी था, वो कोई भी आता उसे मारकर भगा देता है। चैप्किन मतलब चकदे से आप याद रख लीजिए। तो फोरमैन, गार्डिनर और चैप्किन, अक्सर ऑप्शन में केवल एक ही आता है, ये फोरमैन। इसे आप लोग ये याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों क्या है दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता को आप रिलेट कर दीजिए। अब कैसे रिलेट करेंगे तो ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों। यही देखिए, ये दो तरीके से रिलेट हो सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुआ था, तो 10 साल, ठीक 10 साल बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1997 को ये हुआ था। इसे अपनाया गया था 1997 को, जबकि ये लागू किया गया था ये 2005 में ये लागू हुआ था। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्या है
कि ये जो होती है ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए है दोस्तों। अभी मैं इसके बाद ही पूरा मैं समझा दूंगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अब ऐसे ही पेरिस समझौता की बात कर लेते हैं। पेरिस समझौता भी इसी से रिलेटेड है कि ये ग्लोबल वार्मिंग ये किसके द्वारा होता है, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के द्वारा होता है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्पादन हो रहा है उसको कम करने के लिए पेरिस समझौता ये हुआ था। ये पेरिस समझौता कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन को कम करने के लिए, तो यहाँ आप सारे रिलेट कर लिए 1987, 1997, 2016 में। यहीं पर ये तीनों एक अच्छे से थ्योरी के रूप में बता दे रहा हूँ जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। तो जरा सोचिए दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये हमारा पृथ्वी है और वायुमंडल इससे ऊपर होता है। तो समझ लीजिए कि आप ये वायुमंडल बनाया, वायुमंडल में जिसमें मैं ये ओजोन परत दिखाया। ये ओजोन परत ये कहाँ से कहाँ तक होता है मैं आपको बताया, ये 32 से 50 किलोमीटर के बीच में ये होता है। अब यहाँ पर सपोज दैट आप मान लीजिए कि सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। और यहाँ से अगर इसकी रोशनी अगर आती है, लाइट आती है, लाइट में क्या होता है दोस्तों, अगर इससे जो लाइट निकलेगी इसमें कॉस्मिक रेज भी हो सकता है, कॉस्मिक रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है और गामा रेज होती है, एक्स रेज होती है, बाकी जितने भी ये विजिबल रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, रेडियो वेव्स होती है। तो इसमें जो ये कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज ये होती है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये अगर ये ओजोन लेयर है तो ये यहाँ से आएगा और ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, तो ये ओजोन परत ये हमारी रक्षा कर रहा है। पर ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये धीरे धीरे ये ओजोन परत पतला होता जा रहा है, यहाँ तक कि छेद होता जा रहा है। तो अगर ये छेद हो जाएगा तो मुझसे मान लीजिए ये छेद हो गया और यहीं से अगर ये एंट्री यहाँ पर करेगा, दोस्तों यहीं अगर ये एंट्री यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर हम लोग को स्किन पर ये अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, जो कि इनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है जिससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। और इसलिए ये ओजोन परत की रक्षा करना जरूरी है। अब यहाँ पर ओजोन परत आई, ओजोन परत किससे संबंधित है? ओजोन परत ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। अब ये ओजोन परत की बातचीत हो गई। अब दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पढ़े। ग्लोबल वार्मिंग किस में पढ़े? ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है दोस्तों, अगर ये लाइट यहाँ आई, इनके पास काफ़ी एनर्जी है, पृथ्वी इसे फिर ये वापस करेगी। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर CO2 होता है, जल वाष्प होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और SF6 होता है, O3 होता है, धूल कण होते हैं। दोस्तों ये क्या होते हैं, ये कुछ ये रेज यहाँ से आई और ये अब ये रेज ये वापस जा रही हैं। इन रेज में से ये रेज यहाँ से होते हुए जाएगी, तो ये कुछ एनर्जी को, उसके हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगे। अब अगर ये CO2 की मात्रा बढ़ती जाए, जलवाष्प की मात्रा बढ़ती जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती जाए तो ये बहुत ज़्यादा ये हीट को अब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करते चले जाएंगे तो ये गर्म हो जाएगा और ये गर्म होना ही एटमॉस्फेयर को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये गर्म होना। अब जब ये ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितने भी ग्लेशियर हैं वो सारे पिघल जाएंगे और समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारे सारे द्वीप
डूब जाएंगे जो हमारे महाद्वीप हैं। तो इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया। साथ में अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में जो समझे आप, पेरिस समझौता, ये यही सब होते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्या क्या हम लोग याद किए। एक रिलेट करने के लिए 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और फिर इससे हम रिलेट किए 10 साल बाद 1997 में ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो 2005 को लागू किया था, और इसी से हम लोग रिलेट करके देखें कि 2016 को ये पेरिस समझौता हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बिल्कुल सीरियल वाइज ये ओजोन लेयर से संबंधित है। अब ओजोन लेयर की सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे? जो ये पदार्थ होते हैं इससे नुकसान करने वाले, उनका उत्पादन को कम करके। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? ये ग्लोबल वार्मिंग, अब आप जान लिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम करने के लिए, अब जलवायु परिवर्तन कम कैसे करेंगे? ये ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कम करके, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कम करके। तो दोस्तों हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, जब भी इसमें से कोई एक आए इन तीनों को आपको ये रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, ये सेब, गाजर और प्याज का लाल रंग किस वजह से ये होता है, इसके बारे में हम लोग ये जान रहे हैं दोस्तों। अब इन सब का जो रंग होता है लाल रंग, ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से होता है। यहाँ पर मैं ये तीनों ले लिया हूँ, सेब हुआ, गाजर हुआ, प्याज का लाल रंग, ये एंथोसाइनिन की वजह से। अब यहाँ पर आप गाजर को जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, गाजर का एक नारंगी रंग भी होता है, लाल रंग, अगर गाजर का लाल रंग, ये एंथोसाइनिन की वजह से। नारंगी रंग ये किसकी वजह से होता है? ये कैरोटीन की वजह से। ऐसे दोस्तों प्याज में एक गंध होता है, प्याज का लाल रंग तो एंथोसाइनिन हो गया, प्याज का जो गंध हो गया ये एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फेट की वजह से होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फेट की वजह से होता है। दोस्तों यहीं पर लाल रंग की बात करते हैं, तो लाल रंग में दोस्तों एक आप ये देखे होंगे कि टमाटर के बारे में पूछा जाता है कि टमाटर को जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है दोस्तों वो लाइकोपीन की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लाल रंग के बारे में सारा जान गए। सेब, गाजर, प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन की वजह से, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से। आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही आगे नेक्स्ट है दूध और आम और तिलहन का पीला रंग। पीला रंग यानी आम जो है दोस्तों उसको पका हुआ की बात कर रहा है। तो ये पीला रंग दोस्तों जो ये होता है ये कैरोटीन की वजह से होता है। अब यहाँ पीला रंग हो गया, बात करते हैं दूध का एक सफेद रंग भी होता है। ये सफेद रंग किस वजह से होता है? ये केसिनो प्रोटीन की वजह से होता है। आप याद रखिए केवल केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग ये सफेद होता है। अब ऐसे पीला रंग की अगर बात यहाँ पर हो रही है तो पीला रंग की बात और कर लेते हैं दोस्तों। यहीं पर ये पीला रंग की ही बात करते लेते हैं। अगर पपीते का अगर पीला रंग की बात किया जाए दोस्तों तो ये इसे याद रखने के लिए करिका जैंथिन, आप ये याद रखिए पपीते का पीला रंग यानी जब पक जाता है तब, लेकिन जब आप पपीता को कच्चा खाते हैं तो करी के जैसा ये आता है। तो आप ये याद रखिए करी के जैंथिन। और ऐसे ही ये हल्दी है, हल्दी का पीला रंग, ये हल्दी का पीला रंग ये कुकरमीन की वजह से होता है। इसे याद रखने के लिए हल्दी बिल्कुल एक कुरकुरे के जैसा दिखाई देता है, जिसे उससे आप याद रख सकते हैं कुकरमीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? दोस्तों ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल की अगर बात करते हैं ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सबसे पुराना, ये दोस्तों ये सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। ये
सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल। एक मिनट दोस्तों, रुक जाइए तो थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, ये बात करते हैं सबसे पुराना अर्धसैनिक की बात करते हैं। तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल ये दोस्तों है, ये असम राइफल्स। इसका नाम क्या है? असम राइफल्स। दोस्तों अब असम राइफल्स के बारे में भी ये जान लेते हैं। असम राइफल्स का दोस्तों, इसे असम राइफल्स को जो अर्धसैनिक बल है, इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किस अर्धसैनिक बल को बोलते हैं, तो ये असम राइफल्स। और दोस्तों इसका पुराना नाम भी ये पूछा जाता है, पुराना नाम क्या है इसका? ये कछार लेवी इसका पुराना नाम है। साथ में आपको ये भी जानना है इसका मुख्यालय कहाँ है। ये इसका मुख्यालय मेघालय की राजधानी ये शिलांग में इसका मुख्यालय है। और ये असम राइफल्स ही दोस्तों ये इसके अंतर्गत आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और हमारे इस टाइम के गृह मंत्री कौन है? ये राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अब दोस्तों अब इसमें आप ये भी जान लीजिए कि अभी इनका ये महानिदेशक अभी हाल ही में ये बने, करंट अफेयर क्वेश्चन है। महानिदेशक ये प्रदीप चंद्र नायर इसके हाल ही में महानिदेशक बने हैं, प्रदीप चंद्र नायर। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके भी महानिदेशक अभी हाल ही में चुने गए हैं। उनका नाम है कुलदीप सिंह। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयोगशाला में बनने वाला दुनिया का पहला यौगिक। दोस्तों सबसे पहले जो यौगिक बना था वो यूरिया बना था प्रयोगशाला में। इसका अगर रासायनिक नाम बारे में जानते हैं, ये NH2CO NH2। दोस्तों इसे किसने बनाया था? इसे वोहलर ने बनाया था। दोस्तों साथ में आपको ये जान लीजिए, जो हम लोग खेतों में जो खाद यूज करते हैं, खेतों में खाद यूज करते हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है। कभी कभी इनके रेशियो भी पूछ लिया जाता है। जो इनका रेशियो होता है दोस्तों, ये 4, 2 और 1 के रेशियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, GST किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 101वें संविधान संशोधन के तहत था। और किसमें जोड़ा गया? दोस्तों ये अनुच्छेद 279A में जोड़ा गया था। अब GST का फुल फॉर्म आप जान ही रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों ये संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो ये क्या है दोस्तों, एक संवैधानिक संस्था हो गया। और साथ में ये कब ये लागू हुआ था? ये तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और इसमें आप ये भी बात जान लीजिए कि इस सबसे पहले ये कहाँ पर, किस देश में लागू हुआ था? ये फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था। ये कब हुआ था? 1954 में। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि जो इसका रेट है दोस्तों, ये 4 है, 5, 12, 18, 28%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। दोस्तों नीति आयोग के बारे में काफी क्वेश्चन पूछता है। नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
NITI। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्या इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सबसे पहले ये योजना आयोग के स्थान पर ही ये आया था। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन है पंचवर्षीय योजना वाला, योजना आयोग के स्थान पर ये आया था, बनाया गया था। अब ये 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। और दोस्तों इसी में हम लोग को क्या जानना चाहिए, अब अगर इसके पहले की बात करें कि पहले चेयरमैन इसके कौन हैं, पहले चेयरमैन कौन थे इसके, और अगर वाइस चेयरमैन की यानी उपाध्यक्ष की बात करें वो कौन था, और पहले CEO की बात करें वो कौन था, तो इसमें हम लोग पहले और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कौन कौन है वो सारी बात करेंगे। चेयरमैन ये नरेंद्र मोदी पहले चेयरमैन थे, और वाइस चेयरमैन की बात करें दोस्तों ये अरविंद पनगड़िया थे। और फर्स्ट CEO की बात करते हैं दोस्तों ये श्री खुल्लर, ये इसके पहले CEO थे। अगर दोस्तों यहीं पर प्रेजेंट की बात कर दिया जाए कि वर्तमान में इस टाइम कौन है, अगर वर्तमान की बात करते हैं तो ये वर्तमान में यहाँ ये नरेंद्र मोदी ही हैं। और वाइस चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पर वाइस चेयरमैन राजीव कुमार बन गए हैं। और CEO की बात करें इस टाइम प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, वो अमिताभ कांत है। तो जब जब नीति आयोग के बारे में आए आपको ये सारी चीजें, पहले चेयरमैन और प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन और किसके स्थान पर ये बनाया गया था, इसके बारे में आपको ये जान लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का एकमात्र यहूदी देश ये इजराइल है। विश्व का एकमात्र यहूदी देश ये इजराइल है। और इसके बारे में और ये जान लेते हैं कि दोस्तों ये यहूदी देश विश्व का एकमात्र है, तो यहूदी देश की पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? पूजा स्थल को दोस्तों सिनेगांग बोलते हैं, सिनेगांग बोलते हैं। और अगर इजराइल की संसद की बात आए दोस्तों तो ये होता है नीसेट, ये होता है नीसेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टोरस जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? दोस्तों टोरस जल संधि आपको मैं विथ मैप बनाकर मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पर दोस्तों एक कंट्री है, यहीं पर एक कंट्री है पपुआ न्यू गिनी। ये क्या है? पपुआ, ये पपुआ है, पपुआ नहीं है दोस्तों, लिख दिया मैं। पपुआ न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों यहाँ पर जो जल स्ट्रेट है, जल संधि है, इसी को बोलते हैं टोरस जल संधि। ये क्या है दोस्तों? यही टोरस जल संधि है। तो टोरस जल संधि किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए, जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंट्री है तस्मानिया, तस्मानिया यहाँ की कंट्री है, इसके बीच में एक जल संधि पाई जाती है, बोस जल संधि। दोस्तों यहाँ पर अगर ये पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं, पिछले क्वेश्चन की बात नहीं, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं
ये पपुआ न्यू गिनी जो है, ये पपुआ न्यू गिनी जो है दोस्तों, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। तो अगर ये बात करें, अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है? तो अगर पहले की बात करें दोस्तों, जो पहला है फर्स्ट नंबर वाला है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है जो कि बिल्कुल ये साउथ दक्षिण ये उत्तर अमेरिका के पास में पाया जाता है। ये वैसे भौगोलिक रूप से वहां पर है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से पूछा जाए कि इस पर ग्रीनलैंड पर ये किस किस देश का ये आधिपत्य है, तो ये दोस्तों है यहाँ का क्वेश्चन नाम बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ये डेनमार्क का यहाँ पर है। डेनमार्क ये ग्रीनलैंड पर ये इसका राजनीतिक आधिपत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ये चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं। अब चिपको आंदोलन दोस्तों पहले है क्या? चिपको आंदोलन ये 1970 के दशक में ये स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पेड़ पौधों को काटे जा रहे थे, तो पेड़ पौधों को बचाने के लिए सारे किसान लोग पेड़ से चिपक जा रहे थे, जिससे काटने वाले उन्हें काट नहीं पा रहे थे। तो चिपको आंदोलन 1970 के करीब स्टार्ट हुआ था, दशक से स्टार्ट हुआ था। और ये मुख्य रूप से जो काफी उग्र आंदोलन ये हुआ था, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में ये हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। ये 1973 में ये आंदोलन, चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसके प्रमुख नेता की अगर बात करते हैं, क्योंकि मेन तो यही है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं या इनसे संबंधित नेता कौन कौन हैं, तो इनमें सुंदर लाल बहुगुणा जोशी, तो ये इसके हैं। साथ में और एक इसमें 3 लोग हैं प्रमुख नेता के रूप में। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी हैं, साथ में हैं एक कुछ ये चंडी प्रसाद नाम है उनका, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, और एक कामरेड गोविंद सिंह रावत, कामरेड गोविंद सिंह रावत, ये 3 लोग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। और ऐसे ही अप्पिको आंदोलन दोस्तों, अप्पिको आंदोलन के बाद ये कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। ये उत्तराखंड में हुआ था ये, और ये कर्नाटक में हुआ था। ये उसी का ही रूप है। अब क्या है, चिपको का एक पर्यायवाची है अप्पिको, चिपकने का पर्यायवाची है अप्पिको कर्नाटक में। तो अब ये इसके अगर प्रमुख नेता की बात किया जाए, तो इनके प्रमुख नेता हैं पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। और ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख नेता हैं, उनका नाम है मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन से नेता कौन है, प्रमुख नेता कौन है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जोशी हो गए। अप्पिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था, ये लगभग 1960 से 1964 में स्टार्ट, ये नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध बनने की तैयारी चलने लगी थी। तो ये मुख्य रूप से ये 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल उग्र रूप में स्टार्ट हुआ। ये 1989 में हुआ था, ये 1973 में, और ये 1983 में। सब करीब करीब में है, 10 साल जोड़ दीजिए इसमें, फिर ये दोस्तों यहाँ पर क्लास खत्म होता है। अब मैंने काफ़ी कुछ थोड़े से में ही अच्छे से बताने की कोशिश किया। मेरा मेन मोटो दोस्तों ये है कि आप जो भी आप जनरल स्टडी या स्टैटिक जीके पढ़िए, सबको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए। जैसे ही चिपको आंदोलन आए तो चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, ये साथ में
किस देश में कौन से देश कब कब जुड़े थे। तो जैसे इसमें बताया मैं आपको ये सार्क बताया, ब्रिक्स बताया, एससीओ बताया, एसबीएस के नाम से बताया, 7/10/2017 में ऐड हुए थे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए। देखिए पढ़ने में काफी मजा आएगा और आपको याद भी काफी आसानी से हो जाएगी। अब दोस्तों क्या है, इसको ये सीरीज हमेशा चलती रहेगी और ये धीरे 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 आपको यही क्वेश्चन दोबारा मिलने लगेगा, फिर आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो से, इस चैनल से बने रहिए। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।